आज के टाइम में हर कोई अब्रॉड जाना चाहता है, या तो पैसे कमाने के लिए या फिर पढ़ने के लिए। और अगर कोई 50-60 लगाकर बाहर चला जाता है और महीने के 5-10 लाख रुपए कमाता है तो ये बहुत ही गर्व की बात समझी जाती है। पर कभी कोई ये मुद्दा नहीं उठाता कि आखिर ऐसी नौबत आ ही क्यों रही है, क्यों हमें बाहर जाना पड़ रहा है, चाहे वो पढ़ने के लिए हो या फिर कमाने के लिए। देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पर असल मुद्दे को हमेशा से दबाया जाता रहा है। मैडवेंच रितु लिखती है 2132 रैंक आने के बाद भी उन्हें इंडियन मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ इंडियन रिजर्वेशन की वजह से। उनकी फ्रेंड जिसकी रैंक 2500 थी, उसे बड़ी आसानी से मेडिकल कॉलेज में सीट मिल गई जस्ट बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन। उसके बाद रितु अब्रॉड चली जाती है और वापस आती है एमबीबीएस करने के बाद। उसके बाद इंडियन लाइसेंसिंग एग्जाम क्लियर करती है, जहां उसे गवर्नमेंट जॉब मिलती है, वो भी बहुत ही कम पे स्केल पर। इसके साथ ही जो वर्क एनवायरनमेंट उसे मिलता है वो बहुत ही टॉक्सिक होता है। इसके बाद रितु वापस चली जाती है अब्रॉड, जहां एक अच्छा वर्क एनवायरनमेंट में और अच्छी पे स्केल पर काम करती है और कभी वापस नहीं आती। जहां रितु रिजर्वेशन को एक रीजन मानती है, वहीं AI क्रिस्ट नाम के एक पर्सन लिखते हैं कि वो एक VFX आर्टिस्ट है, 5 साल का एक्सपीरियंस है, पर सैलरी सिर्फ 40,000 रुपये मिलती है, वो भी बैंगलोर जैसी सिटी में। दैट्स वाई एट लास्ट वो भी बाहर जाने का ऑप्शन चुनते हैं और आज वहां काफी अच्छी सैलरी ले रहे हैं। कुछ ऐसा ही उमेश धुमान के साथ भी हुआ, जिन्होंने IIT बॉम्बे से PhD की और इंडिया में उन्हें सिर्फ 50,000 रुपये सैलरी ही मिल रही थी। इसके साथ ही वो अपनी रिसर्च को एक्सपेंड करना चाहते थे, पर इंटरव्यूअर इंटरेस्टेड ही नहीं थे। दैट्स वाई वो भी बाहर जाने का रास्ता चुनते हैं, जहां आज उन्हें उनके टैलेंट के बलबूते पर $50,000 पर सैलरी मिल रही है पर मंथ। शैनमा जो IIT करने के बाद US में जॉब कर रहे हैं, वो मानते हैं कि सबसे बड़ा चैलेंज है इंडिया में माइंडसेट। US में आपके पास थिंकिंग की फ्रीडम है, रिस्क लेने की फ्रीडम है, सॉल्यूशन ढूंढने की फ्रीडम है, पर इंडिया में आपको मैनेजर और मालिक के तले ही दबके रहना पड़ता है, बेशक आपके पास कितने इनोवेटिव आइडिया क्यों ना हो। और ये तो कुछ एक एग्जाम्पल हैं, पूरा इंटरनेट ऐसे एग्जाम्पल से भरा पड़ा है और सबकी अपनी प्रॉब्लम है। कोई कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन से परेशान है, कोई लो पे स्केल से, तो कोई टॉक्सिक एनवायरनमेंट से। शायद इकलौता ऐसा देश है जो वैल्यूएबल गुड्स की जगह वैल्यूएबल पीपल एक्सपोर्ट करता है। और टैलेंटेड पीपल अगर बाहर जा रहे हैं तो इसे कोई बड़ा मुद्दा नहीं समझा जाता, पर सिर्फ इसकी वजह से हर साल इंडियन इकोनॉमी में अराउंड 1.4 लाख करोड़ का नुकसान उठाना पड़ता है। सुंदर पिचाई अल्फाबेट, सत्यम नडेला माइक्रोसॉफ्ट, शिवांतु नारायण अडोबी, अरविंद कृष्णम IBM, लक्ष्मण नारायण स्टारबक्स, राजेश सुब्रमण्यम फेडेक्स, पराग अग्रवाल ट्विटर, हालांकि वो अभी नहीं है। ऐसे ढेरों एग्जाम्पल भरे पड़े हैं आज की डेट में। अब आप एक बात ध्यान देखिए, इतनी बड़ी इस कंपनी के CEO अगर इंडियन है तो जाहिर सी बात है इनमें कोई ना कोई तो बात होगी। आई नो कि इन्होंने आगे पढ़ाई US में की थी और इंडिया में जितनी भी जाइंट कंपनी है शायद ही कोई फॉरेनर CEO होगा, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इंडियन कल्चर नेपोटिज्म से ही भरा पड़ा है। तो इन्हीं चीजों के बारे में आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। द फेल्ड एजुकेशन सिस्टम। इंडियन एजुकेशन सिस्टम के ऊपर तो आपने काफी सारी वीडियो देखी होंगी कि हमारे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम सिर्फ रटाफिकेशन पर बेस्ड है। स्टार्टिंग से हमें तैयार किया जाता है आंसर को मेमोराइज करने के लिए, जितने आपके आंसर एग्जैक्टली मैच होंगे बुक से उतने ज्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे। और वेस्टर्न कंट्रीज में क्या आपके असाइनमेंट तक को चेक किया जाता है कि आपने लास्ट ईयर का कहीं सेम कॉपी ना किया हो या फिर किसी दूसरे का कॉपी करके ऐसी असाइनमेंट ना दे दिया हो। और इंडिया में क्या असाइनमेंट सिर्फ सबमिट करनी होती है, उसके अंदर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे कोने में घेर दिया जाता है। अब अंग्रेजों के जमाने के एजुकेशन सिस्टम को 21वीं सेंचुरी में इंप्लीमेंट करने को सोचेंगे तो एजुकेशन सिस्टम तो फेल होगा ही। आज हर किसी के पास ग्रेजुएशन इंजीनियर की डिग्री है, बट द रियलिटी इज दैट 80% डिग्री होल्डर के पास कोई स्किल ही नहीं है। अगेन द सेम पॉइंट, डिग्री के साथ अगर किसी के पास स्किल है तो इंडिया में उसके टैलेंट को ना तो समझा जाता है और ना ही उसे वो पे स्केल मिलती है जिसकी वो एक्सेप्टेशन रखता है, तो दैट्स वाई वो भी निकल जाता है अब्रॉड। अब देखिए नीदरलैंड और नॉर्वे में क्या है, ऐसा नहीं है कि वहाँ प्राइवेट स्कूल में सिर्फ अमीर बच्चे पढ़ेंगे और गवर्नमेंट स्कूल में सिर्फ गरीब। वैसे तो वहाँ पर जो मोस्टली स्कूल है वो सारे गवर्नमेंट ही हैं, तो वहाँ पे हर कोई इक्वल है, वो अमीर हो या गरीब, वो कोई से भी स्कूल में जा सकता है आसानी से। और इंडिया में क्या है, इंडिया में आज स्कूल एक बिजनेस बन चुका है, एक धंधा बना कर रख दिया है पैसे कमाने का। करंटली इंडिया में दिल्ली गवर्नमेंट इस मॉडल पर वर्क कर रही है, कुछ ज्यादा कामयाबी तो नहीं मिली बट लिटिल बिट फर्क जरूर पड़ा है। दूसरा क्या है कि अगर आप आफ्टर ग्रेजुएशन कोई जॉब या फिर कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप जानते हो इंडिया में मार्क्स तो पूछे ही जाते हैं, साथ ही उसका बोर्ड भी पूछा जाता है कि आप CBSE बोर्ड से हो, ICSE बोर्ड से हो, कौन से बोर्ड से हो। अगर CBSE ICSE बोर्ड से हो तो ठीक है, अच्छी बात है, बच्चा इंटेलिजेंट ही होगा, सही होगा। वहीं दूसरी तरफ अगर आप यूपी बोर्ड से या फिर हरियाणा बोर्ड से हो तो आपको एक अलग तरह से ट्रीट किया जाएगा। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि पूरे इंडिया में एक ही बोर्ड कंडक्ट करना चाहिए, जो कि एक अच्छा ऑप्शन रहने वाला आई थिंक।
अब यूएस में क्या है, एक सैट नाम का एग्जाम होता है आफ्टर 10th। अब बेसिकली क्या है, ये 1600 नंबर का एक टेस्ट होता है, 400 नंबर वाले को पास माना जाता है। बेसिकली इसमें दो चीजें होती हैं, एविडेंस बेस्ड रीडिंग एंड राइटिंग, एंड दूसरा मैथमेटिक्स। तीसरा ऑप्शन में होता है ऐसे राइटिंग। देखिए अब ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगा इसके अंदर। अब बेसिकली टेस्ट हेल्प करता है स्टूडेंट की यूनिवर्सिटी में एडमिशन के टाइम पर। इस एग्जाम के स्कोर से यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को यह पता चल जाता है कि स्टूडेंट की क्रिटिकल थिंकिंग स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज एंड रीडिंग ऑफ कॉलेज लेवल वर्क कैसा है और आने वाले टाइम में ये कैसा परफॉर्म करा है। तो उसी के बेस पर उसे डिजायर कॉलेज और स्ट्रीम दे दी जाती है। दूसरा टेस्ट जो इससे ही बेहतर है, डेट। अब टेस्ट तो इंप्लीमेंट हो जाएंगे, पर देश में करप्शन इतना है कि यहां भी लोग कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लेंगे। जिसको कुछ नहीं आता वो भी अच्छी रैंक ले ही जाएंगे इन एग्जाम में। इंडिया हर साल स्विट्जरलैंड की पॉपुलेशन जितनी इंजीनियर प्रोड्यूस कर देता है। रिसर्च और इनोवेशन के नाम में इंडिया में सिर्फ 0.069% ही स्पेंड करता है। द रिजर्वेशन। अब जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि रितु की रैंक अच्छी थी, पर फिर भी उसे सीट नहीं मिली, जबकि उसकी फ्रेंड को मिल गई सिर्फ और सिर्फ रिजर्वेशन की वजह से। पर्सनली मैं ओबीसी से हूं, पर मैं खुद इस रिजर्वेशन के खिलाफ हूं, क्योंकि सिर्फ कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन की वजह से इंडिया में असली टैलेंट कई बार पीछे रह जाता है। देखिए रिजर्वेशन क्यों मिला आपको बताने की जरूरत नहीं है। 19वीं शताब्दी में लोअर कास्ट वालों के साथ जो होता था ना, आप और हम सब जानते हैं। ना तो वो एक कुएं से पानी पी सकते थे, इवन किसी ब्राह्मण या अपर कास्ट वालों के बाहर तो खड़े भी नहीं हो सकते थे, और खाना पीना तो बहुत दूर की बात थी। और इसी इनइक्वालिटी को दूर करने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लेके आए आरक्षण, सिर्फ 10 साल के लिए, ताकि गरीबों और लोअर कास्ट वालों को में कुछ अच्छा हो सके। पर टाइम के साथ इसे थोड़ा थोड़ा एक्सपेंड करता गया और आज रिजर्वेशन एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। आप और मैं, बहुत से लोग सोचते हैं कि अब आरक्षण की जरूरत नहीं है, इसे खत्म कर देना चाहिए। पर दूसरा सच ये भी है कि आज़ादी के 76 साल बाद भी हमारे देश में लोअर कास्ट वालों के आज भी वैसे ही ट्रीट किया जाता है जैसे कि आज़ादी से पहले किया जाता था। जाति के नाम पर तो सबको रिजर्वेशन दिखता है, पर जाति के नाम पर भेदभाव किसी को नहीं दिखता। सो दैट्स द रीजन कि आज़ादी के 76 साल बाद भी रिजर्वेशन ऐसे ही बना हुआ है, और कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी इसे जरूरत है आज के टाइम पर भी। कई वीडियो पे मैंने कमेंट देखा जिन्होंने कहा कि कास्ट फ्रीडम इंडिया होना चाहिए। अच्छी पहल है, सरकार चाहे तो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन खत्म कर सकती है, पर इंसान के माइंडसेट को नहीं। वो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, वो कभी नहीं सुधरने वाला। और वैसे भी जातिवाद और धर्म ये ऐसे मुद्दे हैं जिसकी वजह से आज भी कोई भी और किसी भी पार्टी का कैंडिडेट आसानी से अपने एरिया में जीत सकता है। आई नो दुख होता है जब आपसे कम नंबर वाला आपके फ्रेंड का एडमिशन हो जाए और आप रह जाएं, पर क्या करें, अगर आप भारत में हो तो इस चीज को तो आपको झेलना पड़ेगा। अब थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि इंडियन वर्क कल्चर आइडल नहीं है किसी भी काम करने के लिए। फॉरेन में क्या है, जहां 80% वर्क होता है और 20% गोसिप। इंडिया में ठीक इसका उल्टा है, यहाँ 20% वर्क होता है, 80% फालतू की गोसिप लाइक द पॉलिटिकल। और अगर आप इस गोसिप में शामिल नहीं होते तो आपको एटीट्यूड और ईगो वाला समझा जाता है। और दूसरा रूप यह भी है कि आपसे गधे की तरह पूरे दिन काम भी लिया जाता है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आपके जाने का टाइम तो है, पर आने का कोई टाइम नहीं है। दूसरा, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि कोई नई चीज, नया बदलाव एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। जो ट्रेडिशन चल रहा है चलने दो बस। आपके इनोवेशन में, बदलाव में किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब मेरा एग्जाम्पल ले लो, जब मैं एक ऑफिस में काम करता था, सी ऑफिस में, तो वहाँ दिन भर क्या किया नहीं किया तो सारा लिख के शाम को देना होता था। तो इसके चीज़ के लिए मैंने बनाई गूगल शीट। कुछ एक फॉर्मूले लगाए, तो गूगल शीट जो भी थे, मेरे सर थे, सीनियर थे, सबके फ़ोन में एक जैसी चलती थी, कंप्यूटर में चलती थी, क्या काम करा, और साथ के साथ अपडेट भी होता था। पर जो मेरे सर थे उन्हें पसंद नहीं आया, तो वो बोले भाई तू कागज़ पे लिख के दिया कर, मुझे नहीं पसंद है। मैं ओके छोड़ दिया। उसके बाद से यूएस वर्सेस इंडिया, ऐसा क्या रीजन है जो आज बड़ी बड़ी टैग जायंट कंपनी सिर्फ यूएस में है और इंडिया में टैग के नाम पर सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर है, वो भी सिर्फ इंडिया तक ही लिमिटेड है? ऐसा क्यों? इसके साथ ही आने वाले टाइम एआई का है, जिसके लिए यूएस ओपन एआई को तैयार कर रहा है। एंड व्हाट अबाउट इंडिया? देखिए जितनी भी जायंट कंपनीज है, इनमें मेजोरिटी इंजीनियर सीईओ इंडियन है, और इंडियन क्यों है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। इंडियन अमेरिकन सिर्फ 1% है, जबकि वो जीडीपी में, अमेरिका की जीडीपी में 6% कंट्रीब्यूट करते हैं। और सिर्फ इंजीनियरिंग ही नहीं, हर 5 में से 1 डॉक्टर इंडियन है। देखिए इंडिया में टैलेंट की, आपके आइडिया की और इनोवेशन की कोई इज्जत नहीं है। जी हाँ, आपको कुछ ऐसा ही इसी तरह ही ट्रीट किया जाता है। पूरे इंडिया में सिर्फ कॉपी कैट वाला ही सिस्टम चल रहा है, कुछ अलग कहीं नहीं है। ऐसा कोई ऐप, ऐसा कोई प्रोडक्ट जो वर्ल्ड वाइड चलता हो, आप मुझे बताइए। सिर्फ अल्टरनेटिव ही प्रोडक्ट यूज किए जा रहे हैं, खुद से कुछ नया डेवलप नहीं किया गया है। दूसरी जगह यहाँ यूएस R&D पर अपनी जीडीपी का 2.7% खर्च करता है,
चाइना 2.1%, इसराइल 4.3 एंड साउथ कोरिया 4.6 खर्च करता है। वहीं इंडिया इतनी बड़ी कंट्री होने के बाद भी सिर्फ 0.67% ही खर्च करता है। और मजेदार बात तो यह है कि यूएस में R&D पर गवर्नमेंट से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर खर्च करता है। उसके बिहाफ पर गवर्नमेंट उन प्राइवेट कंपनी में टैक्स में छूट देती है। साफ सी बात है, वीडियो की स्टार्टिंग में ही कहा था, यूएस और वेस्टर्न कंट्री इंडिया से इंपोर्ट करता है ह्यूमंस, वो भी टैलेंटेड ह्यूमंस। द पॉपुलेशन देखिए, इंडिया में हर साल जितने ग्रेजुएट हो रहे हैं उतने लोगों की ना तो गवर्नमेंट सेक्टर में जरूरत है और ना ही इतनी जगह है। और सिर्फ इस कागज के टुकड़े पर आपको आने वाले टाइम में कोई जॉब नहीं मिलने वाले, क्योंकि स्किल तो आपके अंदर है नहीं। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। जवाब सिंपल सा है, अगर आपके बाप के पास पैसा है, मतलब पैसे की कोई दिक्कत नहीं है और साथ में टैलेंट भी है, तो जाहिर सी बात है खुद ही अब्रॉड चले जाओगे आप। दूसरा, अगर हो मिडिल क्लास से, भाई साहब सिंपल है, कॉलेज और स्कूल या फिर आफ्टर 10th में अपने अंदर एक रिलेवेंट स्किल जो उस टाइम पर चल रही है वो बिल्ड कर लो। सिंपल सा फंडा है, क्योंकि देश की पॉपुलेशन इतनी है और आने वाले टाइम में हर किसी के पास डिग्री होगी। इस कंपटीशन के जमाने में जॉब मिलना मुश्किल है। विदेशी कंपनी में सीईओ अगर कोई इंडियन हो, हमारी देश की छाती चौड़ी हो जाती है। पर कभी आपने नोटिस किया है कि कोई इंडियन कंपनी जिसका सीईओ कोई फॉरेनर हो? फॉरेनर तो छोड़ो, इंडियन बिजनेसेस सिर्फ और सिर्फ फैमिली मेंबर को ही ट्रांसफर होते हैं। तो मजे की बात तो ये है कि ये IITian, अल्फाबेट, ट्विटर, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बन सकते हैं, पर कभी भी गोदरेज, महिंद्रा, अडानी, बजाज, अंबानी इनकी कंपनी के सीईओ नहीं बन सकते। सेम चीज हमारे यहाँ राजनीति में भी है। कमला हैरिस अगर वाइस प्रेसिडेंट बन जाती है यूएस की तो ये गर्व की बात है। वहीं जब बात आती है सोनिया गांधी की तो उन्हें कहा जाता है कि वो एक इटालियन है। द पॉलिटिशियन। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पॉलिटिक्स, सारा खेल इन्हीं का है। क्या आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट को इन चीजों का नहीं पता होगा? डेफिनेटली जरूर पता होगा, पर ठीक क्यों करना भाई? जब तक एक पुअर और एक मिडिल क्लास यूथ हिंदू मुस्लिम नहीं करेगा तो सरकार कैसे चलेगी? इंडिया में चलती है पॉलिटिकली माइंड वॉश टेक्निक। आप टाटा का एग्जाम्पल लीजिए। टाटा को नैनो प्रोजेक्ट को वेस्ट बंगाल से गुजरात में शिफ्ट करना पड़ा सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी की प्रोटेस्ट की वजह से। अब ममता बनर्जी ने सिंगूर के लोगों में यह डर पैदा कर दिया कि ये एक बहुत बड़ी कंपनी है, आपकी जमीनें छीन लेगी और आने वाले टाइम में आपके बच्चे भूखे मरेंगे क्योंकि कृषि वाली जमीन नहीं होगी। पर दूसरा सच तो दिखाया नहीं। अगर कंपनी वहां पर लगती है तो वहां पर कई लोगों को रोजगार भी तो मिलेगा और उसके साथ ही एक जायंट कंपनी दूसरी जायंट कंपनी को अट्रैक्ट भी तो करेगी। तो सिक्के के सिर्फ एक ही पहलू को दिखाया जाता है, आम भोली भाली जनता को दूसरा पहलू नहीं दिखाया जाता। कास्टिज्म, रिलीजियन, करप्शन, लॉ एंड ऑर्डर, पूर एजुकेशन सिस्टम जब तक है तब तक इंडिया की सिचुएशन ऐसी ही रहने वाली है और ये कभी सुधरने वाली भी नहीं है। तो जिंदगी में अगर कुछ करना है आगे चलकर तो आपको खुद से ही एनालाइज करना होगा, खुद से ही अपने अंदर इंटरेस्ट पैदा करना होगा। इन शॉर्ट, एक स्किल, एक रिलेवेंट स्किल बिल्ड करनी होगी, तभी आपका फ्यूचर में कुछ हो सकता है। अदरवाइज आप खुद समझदार है या फिर जो है भेड़ चाल वाली जो दुनिया है उसमें बढ़ते रहिए, चलते रहिए, जिंदगी चल रही है, कट जाएगी एक दिन।